नमस्कार दोस्तों। भारत के भूगोल में हम लोग विस्तृत क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस क्लास भी करते जा रहे हैं। आज की जो क्लास है ये प्रैक्टिस क्लास की 9वीं क्लास है। आज की क्लास में हमने भारत की जो नदियां हैं, जो भारतीय नदी प्रणाली है, उससे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक जो सवाल आए हुए हैं, जो आ चुके हैं, आज की प्रैक्टिस सेट में हमने उन प्रश्नों को संकलित किया है। क्योंकि जो प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं उन प्रश्नों के रिपीट होने के, पुनः आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो भी प्रश्न आज हम करा रहे हैं वो सभी के सभी प्रश्न परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं। इसलिए भारतीय नदी प्रणाली के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ साथ धैर्यपूर्वक अंत तक एक एक सवाल सही से समझें और उसे करते जाएं। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है? अमरकंटक एक पठार का नाम है, अमरकंटक की एक चोटी है। ये जो विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। और अमरकंटक से मुख्यतः दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, दो नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। लेकिन अमरकंटक से जो नदियाँ निकल रही हैं उन दोनों नदियों का प्रवाह जो है वो अलग अलग दिशा में होता है। ठीक है ना? आइए देखते हैं। यहाँ ये मालवा का पठार है, यहाँ पर है मालवा का पठार, और विंध्य श्रेणी की जो श्रृंखला है ये विंध्य श्रेणी है। और विंध्य श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो यहाँ पर है, इसका नाम है अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से, और इस पूरे क्षेत्र को अमरकंटक का पठार कहा जाता है। और यहाँ से एक नदी निकल करके और वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए और खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, नाम है नर्मदा। इसके अलावा यहीं से एक नदी निकल करके और वो उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए और जा करके यहाँ से निकलने वाली एक नदी गंगा, और गंगा में आकर के ये मिल जाती है। ठीक है ना? बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना? तो इस नदी का नाम है सोन नदी। इस नदी का नाम है सोन। अर्थात बिहार में बहने वाली किस नदियों में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है? क्योंकि बिहार में जो नदियां प्रवाहित होती हैं उसमें से ज़्यादातर जो नदियां हैं, लगभग सभी नदियां हिमालयी नदियां हैं। अर्थात हिमालय से, जैसे कि गंडक हिमालय से निकल करके और बिहार में गंगा मिलती है। इसके अलावा कोसी नदी बिहार, ये भी हिमालय से निकलती हैं और ये बिहार में आकर के गंगा मिल जाती है। तो बिहार की ज़्यादातर नदियाँ हिमाद्री या हिमालयी नदियाँ हैं। लेकिन सोन नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, जो कि अमरकंटक से निकल करके और पटना से पूर्व में ही गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना? तो बिहार में बहने वाली नदियों में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है? सही जवाब होगा सोन नदी। अगला सवाल है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी को ताप्ती कहा जाता है, तापी, मांडवी और पेन्नार। ठीक है ना? गोवा ये सह्याद्री है। ठीक है ना? ये सह्याद्री है और यहाँ पर स्थित है भारत का एक राज्य, इसका नाम है गोवा। तो गोवा की जो प्रमुख नदियाँ हैं इसमें मुख्यतः दो नदियां हैं। सह्याद्री से निकल करके गोवा में प्रवाहित होते हुए और गोवा के ही तट पर अपना मुहाना बनाती हैं। ऊपर वाली नदी का नाम है मांडवी, ऊपर वाली नदी का नाम है मांडवी, और नीचे वाली नदी का नाम है जुआरी। अर्थात गोवा की दो प्रमुख नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। ठीक है ना? इसी मांडवी नदी के तट पे, यहाँ पे गोवा की राजधानी है। गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। तो इस
ऑप्शन के हिसाब से नर्मदा, तापी, मांडवी और पेन्नार। इसमें मांडवी जो होगा सही आंसर होगा मांडवी। ठीक है, अगला सवाल है कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर है। काराकोरम श्रेणी पर सियाचिन के अलावा और भी ग्लेशियर हैं, जैसे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर है, सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम श्रेणी पर है। ठीक है, इसके अलावा हिस्पर, बियाको, बाल्तोरा, ये तमाम ग्लेशियर जो हैं ये काराकोरम श्रेणी पर हैं। ट्रांस हिमालय की जो 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, तो इसी श्रेणी में यहाँ पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से जो इसका बर्फ पिघलता है तो जो नदी बनती है, यहाँ पे एक घाटी बनती है और इसी घाटी में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है नुब्रा नदी। नुब्रा आगे जाकर के सिंधु में मिल जाती है। ठीक है ना, तो नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से बने पानी से इसका ये मुख्य स्रोत बनता है। सही आंसर होगा नुब्रा। अगला सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, दामोदर और तीस्ता। ठीक है ना, यहाँ बिहार है और कोसी नदी एवरेस्ट के पास एक स्थान है गोसाई थान, यहाँ से निकलती है कोसी नदी। कोसी नदी का भी निर्माण होता है, 7 अलग अलग धाराओं से मिल करके कोसी का निर्माण होता है। जो गोसाई थान से मुख्य धारा निकल रही है उसका नाम अरुण होता है और उसी में अरुण में अलग अलग 6 धाराएं और आकर के मिलती हैं जिससे कोसी का निर्माण होता है। तो कोसी पर्वतीय क्षेत्रों से निकल करके और जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यहाँ बिहार में जब प्रवेश करती है तो इससे समतल मैदान मिलता है और तीव्र ढाल होने के कारण ये बहुत बड़े बड़े चट्टान पत्थर काट करके ला करके और इस मैदानी क्षेत्र में अर्थात तराई बेल्ट में बिछा देती है, जिससे इस नदी का जो रास्ता होता है अवरुद्ध हो जाता है और यह नदी अपना मार्ग बदल देती है। ये नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इस पर बांध भी नहीं बनाया जा सकता, मुख्यतः बांध नहीं बनाया जा सकता क्योंकि नदी आज यहाँ से प्रवाहित हो रही है और कल वो अपनी दिशा बदल करके किसी दूसरी दिशा में प्रवाहित होने लग जाएगी। इस नदी के कारण बिहार में अक्सर बाढ़ आता रहता है। ठीक है ना, फिर भी बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल के हनुमान नगर में इस पर एक बांध बनाया गया है, हनुमान नगर बैराज, लेकिन फिर भी बिहार में इस नदी की वजह से बाढ़ आता रहता है। यही कारण है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सही आंसर होगा कोसी नदी। अगला सवाल है कि तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इसमें से कोसी और गंडक खैर तिब्बत से तो निकलते हैं, लेकिन गंगा तिब्बत से नहीं निकलती है। इसके अलावा कोसी और गंडक ये भी तिब्बत और नेपाल की सीमा से निकलते हैं, तिब्बत और नेपाल की सीमा पर यही से ही इनका उद्गम होता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी ये कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र है और मानसरोवर से एक नदी निकल करके और ये पूर्व की ओर तिब्बत के पठार में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, गंगा इसमें आकर के मिलती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से नदी प्रवाहित होती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र जो है ये असम घाटी में है, यहाँ पर इसका नाम जो है वह है ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम जो है वह है दिहांग। इस नदी का नाम दिहांग है और तिब्बत के पठार में इस नदी का नाम सांगपो है। तिब्बत के पठार में इस नदी का नाम सांगपो होता है। इसके अलावा जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में धोरी से प्रवेश करती है और धोरी से इसके नीचे इस नदी का नाम जमुना होता है। इस नदी का नाम जमुना, याद रखेंगे, यमुना नहीं जमुना, ज है। ठीक है ना, तो जमुना होता है। इसी जमुना में आगे जाकर के गंगा को
गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, यहाँ पर इसको पद्मा कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो जमुना और पद्मा मिलती हैं, जमुना और पद्मा ग्वालंदों में मिलती हैं, जमुना और पद्मा बांग्लादेश के ग्वालंदों में मिलती हैं। और उसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा, उसके बाद इस नदी का नाम होता है पद्मा। इसी पद्मा में यहाँ मणिपुर है, मणिपुर पहाड़ी, और मणिपुर पहाड़ी से एक नदी इस तरीके से निकल करके और इस पद्मा में मिलती है। तो जब पद्मा और ये मणिपुर से जो पहाड़ी नदी निकल रही है, इसका नाम है बराक, इस नदी का नाम है बराक, या इसी नदी का नाम है मेघना, बराक या मेघना। तो मेघना नदी पद्मा में मिलती है। पद्मा और मेघना की जो संयुक्त धारा है ये मेघना कहलाती है। तो यहाँ से ये मेघना कहलाती है और इसी मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना। तो इस नदी को जो तिब्बत के पठार में यहाँ मानसरोवर से निकल रही है और मानसरोवर से लेकर के तिब्बत में, और यहाँ पर साहिया से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ तक ये वाला जो क्षेत्र है तिब्बत के पठार में, इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो सही आंसर होगा कि तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी समूह का तिब्बत में जन्म होता है, अर्थात कौन कौन सी नदियां जो है तिब्बत में। तो यहीं पे यहाँ मानसरोवर क्षेत्र जो है, यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं। मानसरोवर से ही यहाँ पर एक ग्लेशियर है, नाम है, इसका नाम है चेमा, इसका नाम है चेमा युंग तुंग ग्लेशियर, चेमा युंगतुंग ग्लेशियर। और इसी चेमा युंगतुंग ग्लेशियर से एक नदी निकल करके और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है और इस तरीके से भारत के बाद ये पाकिस्तान में आती है और अरब सागर में आकर के अपना मुहाना बनाती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है ना। इसके अलावा इसी मानसरोवर वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक और ताल है, नाम है राकस ताल, और इस राकस ताल से एक नदी निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा के समीप से, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए ये नदी आगे सिंधु में जाकर के मिल जाती है पाकिस्तान में मिठानकोट में। इस नदी का नाम है सतलज नदी, इस नदी का नाम है सतलज। ठीक है ना। तो सिंधु, सतलज और ये सांगपो अर्थात ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं ये सभी नदियां तिब्बत के पठार से निकल रही हैं। आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत के पठार से निकल रही है, सिंधु, ये भी सतलज, ये सही आंसर यही होगा। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अगला था गंगा, सतलज, यमुना। गंगा और यमुना उत्तराखंड से निकल रही हैं, ये नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलज, तो गंगा और सतलज फिर से यहाँ पे सतलज तो निकली, गंगा उत्तराखंड से निकल रही, ये भी नहीं होगा। चेनाब, रावी और सतलज, तो सतलज तो निकल रही लेकिन चेनाब और रावी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, तो ये भी नहीं होगा। अगला सवाल है कि पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहरें हैं, आप्लावन नहरें हैं, इसमें जल कहाँ से आता है? आप्लावन नहरें, इसको ध्यान से समझिएगा। जब हमने भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं कराई थी तो उसमें हमने नहरें कराई थी, और नहरों में मैंने विस्तृत तौर पर ये बताया था कि नहरें भारत में दो प्रकार की होती हैं, एक नित्यवाही नहरें होती हैं और एक अनित्यवाही नहरें होती हैं। दो तरह की नहरें मैंने बताई थी, एक होता है अनित्यवाही नहरें और दूसरा होता है नित्यवाही नहरें। ठीक है ना। अनित्यवाही नहरों का तात्पर्य होता है कि वे नहरें जो किसी नदी पर बांध बना करके और नहरें निकाली जाती हैं। अर्थात अनित्यवाही नहरों में क्या होगा कि एक मुख्य नदी होगी और इस मुख्य नदी पर हम यहाँ पर बांध बना देंगे, और बांध बनाने के बाद यहाँ पर इसका जल स्तर रोक दिया जाएगा और उसके बाद से हम यहाँ से एक नहर निकाल देंगे जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जाएगा। ठीक है ना। तो अर्थात बांध बना करके अगर हम किसी नहर को निकाल रहे हैं किसी नदी से, तो इस तरह की नदियों को अनित्यवाही नहरें कहा जाता है। अनित्यवाही नहरें जो होती हैं ये मुख्यतः दक्षिण भारत में पाई जाती हैं।
अर्थात ये मौसमी होती हैं। अगला होता है नित्यवाही नहरें। नित्यवाही नहरें बिना बांध के, अर्थात एक कोई मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी से बिना किसी बांध के ही इसी में से एक नहर अलग कर दी जाएगी, नहर बनाया जाएगा और इसको नदी से जोड़ दिया जाएगा। इसमें कोई बांध होकर नहीं बनाया जाएगा, अर्थात जब नदी में पानी आएगा तो इसमें पानी आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की नहरों को क्या कहा जाता है? नित्यवाही नहरें कहा जाता है। और इसी नित्यवाही नहरों को क्या कहा जाता है? इसी नित्यवाही नहरें को अप्लावन कहा जाता है, अप्लावन नहरें भी कहा जाता है, ठीक है ना। अप्लावन नहरें, तो सवाल था कि पंजाब में बड़ी संख्या में अप्लावन नहरें हैं, इसमें जल कहाँ से आता है? ऑप्शन है झेलम, चेनाब, ब्यास और सतलज। अप्लावन नहरें सबसे अधिक कहाँ है? पंजाब में। सवाल से ही जवाब भी मिल रहा है। झेलम पंजाब में नहीं आता है भारत के, चेनाब भी पंजाब में नहीं आता है, ब्यास पंजाब में आता है लेकिन ब्यास और सतलज की संयुक्त धारा मिलकर के आगे संयुक्त उसमें सतलज में मिल जाती है। तो सही आंसर होगा सतलज, सही आंसर होगा सतलज। अर्थात सतलज से कई सारी नित्यवाही नहरें निकाली गई हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अप्लावन नहरें कहा जाता है। याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। अगला सवाल है कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? जल क्षेत्र को पृथक करता है। इसे जल विभाजक क्षेत्र कहा जाता है, इसे जल विभाजक क्षेत्र कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये एक मुख्य नदी है, ठीक है ना, ये एक मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी में ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों की भी कुछ सहायक नदियां होती हैं, ठीक है ना, इन सहायक नदियों के भी कुछ सहायक नदियां होती हैं। अर्थात एक मुख्य नदी में जितने बड़े जल क्षेत्र का, जितने बड़े क्षेत्र का जल ये अपने अंदर समाहित करती हैं, इस पूरे क्षेत्र को उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है, उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाएगा, ठीक है। तो ये रहा एक अपवाह तंत्र, अर्थात एक नदी का ये एक अपवाह तंत्र है। अब मान लेते हैं कि एक ये दूसरी मुख्य नदी है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक। ये एक दूसरी मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, इस मुख्य नदी की भी कुछ सहायक नदियां इस तरीके से बन रही हैं और इन सहायक नदियों की भी कुछ सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों की भी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। तो ये जो दो अपवाह तंत्र यहाँ पर बन रहा है, अर्थात ये एक इस नदी का, ये नदी एक है और ये नदी दो है, तो ये नदी एक की ये सहायक नदियां हैं और ये इसका एक अपवाह तंत्र है और इस नदी का एक ये अपवाह तंत्र है, ठीक है ना। अर्थात इन दोनों नदियों के अपवाह तंत्र के बीच में एक ऐसी रेखा बनेगी जिसमें उस रेखा के नीचे या एक तरफ की जो जल होगा वो एक नदी में और दूसरी तरफ का जो जल होगा वो दूसरी नदी में जाकर के गिरेगा। तो आइए वो रेखा खींचते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस नदी में यहाँ से भी एक रेखा यहाँ पर बनाएंगे, ये क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ का जल इसमें जा रहा है और इधर का जल अब इसमें जाएगा। इसके अलावा ये एक रेखा इस तरीके से बनेगी, ये एक रेखा और उसके बाद इस तरीके से, ठीक है ना। अर्थात ये जो काले रंग की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इन दोनों नदियों के अपवाह तंत्र को अलग कर रहा है। अर्थात इस रेखा के नीचे के जो जल होगा वो नदी दो में आएगी और जो इसके ऊपर का जल होगा, अर्थात यहाँ का जो जल है वो कहाँ जा रहा है? नदी एक में, और यहाँ का जो जल है वो कहाँ जा रहा है? नदी दो में, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र को, ये जो रेखा यहाँ पर बन रहा है, इसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है, इसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। तो इस सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, ठीक है ना। अर्थात इसी जल विभाजक को पूछा गया है। तो यह है सतलज नदी, ठीक है ना। और सतलज नदी जो है ये सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आता है, सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आता है और ये गंगा नदी है और गंगा के अलावा इसी गंगा में एक प्रमुख सहायक नदी है यमुना, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है यमुना, ठीक है ना।
और यमुना की भी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियाँ, उन सहायक नदी की भी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियाँ होंगी, और सतलज की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि सतलज में मिलती हैं। तो यहाँ पंजाब है और पंजाब के नीचे यहाँ पर हरियाणा, और हरियाणा में एक स्थान है अम्बाला, हरियाणा में एक स्थान है अम्बाला, ठीक है ना। और इसी अम्बाला के, ये अम्बाला एक रेखा बनाता है, अम्बाला एक विभाजक रेखा बनाता है। अम्बाला के पूर्व में, अम्बाला के पूर्व में जो जल राशि होगी यहाँ से, वो गंगा में आकर के अर्थात गंगा नदी तंत्र की तरफ आएगा, और अम्बाला के पश्चिम का हिस्सा जो है उधर का जो जल होगा वो सिंधु नदी तंत्र अर्थात सतलज में जाकर के मिलेगा, ठीक है ना। तो जल विभाजक रेखा बनता है कहाँ से? अम्बाला से। सही आंसर होगा कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? ऑप्शन था हरिद्वार, बिजनौर, अम्बाला और देहरादून। सही आंसर होगा अम्बाला, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब मैं आप लोगों के पेपर देख रहा था उसमें ये सवाल कई बार अलग अलग तरीके से घुमा करके आया हुआ है, बदल बदल करके अलग अलग तरीके से, तो इसलिए बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि दो नदियों के अपवाह तंत्र को अलग करने वाली जो रेखा बनती है उसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है, या उसी को जल पृथक करने वाला क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो गंगा और सिंधु का जो जल अलग करने वाली रेखा बन रही है, अर्थात अम्बाला के दोनों तरफ ढाल होगा, अम्बाला के दोनों तरफ, तो जो पूर्वी ढाल है उधर की नदियाँ गंगा नदी तंत्र में, और जो पश्चिम का ढाल है उसकी उधर की नदियाँ कहाँ चली जाएंगी? सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत चली जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह ये बनता है अम्बाला। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नदी का डेल्टा नहीं है? डेल्टा नहीं है, अर्थात डेल्टा का निर्माण मैंने बताया था कि वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, प्रायद्वीपीय भारत या उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित होते हुए, और जो नदियां आकर के बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, वो नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि सह्याद्री से लेकर के और पूर्वी तट तक का जो ढाल है ये बहुत कम ढाल है, अर्थात ये सह्याद्री है और उसके बाद ये जो ढाल है ये काफ़ी कम है, इस तरीके से है, ठीक है ना। और उसके बाद एक समतल मैदान मिलता है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी है। तो इस ढाल पर जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो इनमें वेग बहुत कम हो जाता है, और उसके बाद ये समतल मैदान में आती हैं उत्तर भारत के पूर्वी तटीय मैदान पे, तो उन नदियों का वेग और अधिक कम हो जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से यहाँ से प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं वो जब यहाँ पर पहुँचती हैं तो वेग कम होने के कारण ये कई धाराओं में बढ़ जाती हैं, जिससे यहाँ पर एक त्रिभुज आकार का क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहा जाता है। तो ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जो नदियाँ सह्याद्री के पश्चिम से निकलेंगी, अर्थात जो नदियाँ अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, वो तीव्र ढाल होने की वजह से एकदम से निकलेंगी और आकर के अरब सागर में गिर जाएंगी। आप देखेंगे ये सह्याद्री है, अर्थात यहाँ से निकलेंगी, यहाँ अरब सागर में गिर जाएंगी, यहाँ से निकलेंगे अरब सागर में गिर जाएंगी। तो ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। तो इसमें गंगा नदी कहाँ गिरती है? गंगा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और ब्रह्मपुत्र के बाद ये बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो गंगा तो नहीं होगा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नहीं होगा, दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सम्मिलित रूप से मिल करके दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके अलावा गोदावरी जो है ये भी, गोदावरी नासिक से निकलती है, यहाँ नासिक से निकल करके और इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करते हुए, प्रवाहित होते हुए, और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है राजमुंदरी में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है ना, ये भी डेल्टा बनाती है। लेकिन ताप्ती नदी सतपुड़ा से निकलती है, और सतपुड़ा से निकल करके और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते खंबात की खाड़ी में सूरत में आकर के अपना मुहाना बनाती है। तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। यही नदी जो होगी इसके पास डेल्टा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा ताप्ती नदी। अगला सवाल है कि किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है? अर्थात अभी हम बात कर रहे थे गंगा नदी तंत्र की, तो गंगा नदी तंत्र का जो जल है
अर्थात गंगा नदी तंत्र का जो प्रवाह है और उसके जो होने वाले फायदे हैं वो उत्तर भारत के लगभग 10 राज्यों को उससे लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो उत्तर भारत, सवाल है किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो सही आंसर होगा गंगा, ठीक है ना। आइए राज्य देखते हैं। गंगा नदी का प्रवाह कहाँ से हो रहा है? सबसे पहले उत्तराखंड, तो पहला हो गया उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड के नीचे इसका थोड़ा सा प्रवाह, चूंकि यमुना और यमुना के अंदर आने वाली जो सहायक नदियां होंगी उसका प्रवाह यहाँ हरियाणा तक होता है। तो उत्तराखंड, दूसरा है हरियाणा। हरियाणा के अलावा इसका कुछ भाग जो है वो राजस्थान को प्रभावित करता है, तो तीसरा होगा राजस्थान, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली है, यमुना किनारे दिल्ली, तो चौथा होगा दिल्ली। इसके अलावा मध्य प्रदेश, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से तमाम नदियाँ आकर के गंगा में मिलती हैं, तो 5वां राज्य होगा मध्य प्रदेश। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छठा होगा बिहार, 7वां पश्चिम बंगाल, 8वां यहाँ पर है झारखंड, 8वां होगा यहाँ पे झारखंड, ठीक है ना। झारखंड के अलावा इस नदी का जो प्रवाह है, सोन नदी की सहायक नदी छोटा नागपुर के पठार से निकली तो छत्तीसगढ़ तक भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ तक, ठीक है ना। तो 9वां राज्य होगा छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इसके अलावा एक राज्य इसमें और पंजाब, इसका कुछ प्रभाव जो है वो पंजाब में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन 10 राज्यों में उत्तर भारत के जो राज्य हैं गंगा बेसिन के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी है, एकमात्र 12मासी नदी है। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भीमा। प्रायद्वीपीय भारत की लगभग सभी नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की लगभग सभी नदियाँ मानसूनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रवाहित होने वाली कावेरी नदी 12मासी होती है, अर्थात इसे जब उत्तर पूर्व मानसून आता है तो भी इसे जल मिल जाता है। इसके अलावा जब ITCG पर चढ़ता है, भारत में प्रवेश करता है, तब भी यहाँ पर वर्षा हो जाता है, और जब भारत में 1 जून को मानसून आता है तभी इसके ऊपरी क्षेत्र को जल मिल जाता है। तो कावेरी नदी वर्षगामी होती है, वर्ष भर प्रवाहित होती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की जो सभी नदियाँ हैं वो गर्मी के मौसम में सूख जाएंगी, शीत ऋतु में वो सूख जाएंगी, मानसून काल में उसमें पानी आता है, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा कावेरी नदी। अगला सवाल है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर यहाँ पर बनाया गया है और सतलज नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। अगला सवाल है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? अभी हम बात कर रहे थे कि गंगा का बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ठीक है ना। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अगला सवाल है कि बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? अर्थात मानव निर्मित झील, इसका नाम है गोविंद सागर झील। पूछा गया किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर झील जो है, ध्यान दीजिएगा, ये भाखड़ा और ये नांगल है, भाखड़ा है ये नांगल है। तो नांगल बांध के पीछे यहाँ पर जब हम बांध बनाएंगे तो यहाँ पर एक क्षेत्र का निर्माण होगा, अर्थात यहाँ पर जल जो है वो रुक जाएगा और वो जल इकट्ठा होगा। ये जो जल इकट्ठा होता है, ये जो बांध है ये पंजाब में है, ये बांध जो है ये पंजाब में है, लेकिन जो जल इकट्ठा होता है वो हिमाचल प्रदेश में होता है और इसी को कहा जाता है गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जो बांध है वो पंजाब में है, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा गोविंद सागर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला सवाल है कि नाथपा झांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झांकरी सतलज नदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? अंतर्देशीय जल निकास है, अर्थात इसे समुद्र तल प्राप्त नहीं होता है, उस नदी को अंतर्देशीय नदी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा एक नदी है लूनी नदी।
अरावली से निकलती है। लूनी नदी यहाँ पर अरावली पर्वत है और अरावली से निकल करके यहाँ पे कच्छ के रण में आकर के समाप्त हो जाती है, अर्थात इसे समुद्र तट नहीं मिलता है, ये समुद्र में नहीं गिरती है। ठीक है ना, तो यही कारण है कि भारत की प्रमुख अंतर्देशीय जल निकासी नदी होगी कौन सी? लूनी नदी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मालवा से निकलने वाली, मालवा के पठार से निकलने वाली सभी नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर है मालवा का पठार। ठीक है ना, यहाँ पर स्थित है मालवा पठार। ये थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। यहाँ पर है मालवा का पठार और मालवा के पठार से कई नदियां निकलती हैं। एक तो चंबल आकर के यमुना मिलती है, चंबल के अलावा सिंध यमुना मिलती है, उसके अलावा बेतवा, उसके अलावा केन और उसके अलावा मैंने बताया था सोन। तो ये तमाम नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन। चंबल, यह सिंध, यह है बेतवा, यह केन और यह है सोन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो तमाम नदियां हैं ये मालवा के पठार से निकल करके और दक्षिण से निकल रही हैं या उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जाकर के यमुना में और यमुना के द्वारा ये गंगा में मिल रही हैं। मालवा के पठार से निकल करके जो सोन नदी है ये यमुना में ना मिल करके सीधे गंगा में मिलती है। ठीक है ना, बाकी सभी नदियां अर्थात चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये पहले यमुना में मिलती हैं और उसके बाद ये गंगा में मिलती हैं। ठीक है ना, तो ये देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से क्या है कि निम्नलिखित में वे कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो गोदावरी मालवा पठार की नदी नहीं है, कृष्णा ये भी नहीं है, कावेरी भी नहीं है, बेतवा अर्थात बेतवा जो नदी है ये मालवा के पठार से निकलती है। तो ये मालवा के पठार से निकलती है, तो मालवा के पठार का जो उत्तरी ढलान है ये उत्तर की ओर है। तो यही कारण है कि सभी नदियां जो मालवा के पठार से निकलती हैं, मालवा के पठार के उत्तरी भाग से निकलती हैं, उनका प्रवाह उत्तर की तरफ होने लगता है। ठीक है ना, अगला सवाल है वे दो मुख्य नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? अभी शुरू में भी मैंने पहले सवाल में भी इस पर हम लोग बात किए थे। तो अमरकंटक के पठार से, यहाँ अमरकंटक है, अमरकंटक के पठार से एक नदी ये सोन नदी है और ये निकल करके उत्तर की ओर जा रही है और यहीं से एक नदी निकल करके और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसका नाम है नर्मदा और इसका नाम है सोन। नर्मदा और सोन विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। निकलती एक ही जगह से है अमरकंटक से, तो नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है अर्थात अरब सागर में, और सोन नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में जाकर मिलती है बिहार में। तो सही आंसर होगा नर्मदा और सोन। अगला सवाल है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताए थे कि ये ब्रह्मपुत्र है और ये गंगा है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा है यहाँ ग्वालंदों में मिलती हैं और ग्वालंदों में मिलने के बाद ये धारा आगे जब बहती है तो उसको पद्मा कहा जाता है। जब इस पद्मा में बराक नदी अर्थात मेघना नदी मिलती है तब इस नदी का नाम मेघना हो जाता है। लेकिन पूछा गया है कि गंगा अर्थात पद्मा और जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र, इन दोनों की जो संयुक्त धारा है क्या कहलाती है? आइए देखते हैं। पद्मा, मेघना, सांगपो और जमुना। ठीक है ना, तो सही आंसर होगा पद्मा, क्योंकि मेघना ये तब कहलाएगी जब उसमें मेघना आकर के मिलेगी। अर्थात मेघना और पद्मा की संयुक्त धारा, मेघना और पद्मा की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, लेकिन पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा अर्थात ब्रह्मपुत्र की धारा, अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो धारा है उसे पद्मा कहा जाता है। अगला सवाल है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अर्थात इन 4 नदियों में एक नर्मदा ऐसी है जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अरब सागर में ये अमरकंटक से निकल करके पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में यहाँ पर एक स्थान है भड़ौच,
गुजरात में भड़ौच, यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। तो इन 3 में से एक नदी अर्थात नर्मदा अलग है, जो कि बाकी 3 बंगाल की खाड़ी में और ये वाली अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अगला सवाल है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी जब प्रवाहित होती है तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और ये भेड़ाघाट पहुंचती है। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें हैं और जब उन संगमरमर की चट्टानों से नीचे गिरती है तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो उस झरने को नाम दिया गया है भेड़ाघाट में एक झरना बनता है नर्मदा नदी से, उसे कहा जाता है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, इसी धुआंधार जलप्रपात को क्या कहा जाता है, कपिलधारा जलप्रपात। इसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है कपिलधारा जलप्रपात। तो किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, ठीक है ना। अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप सागर जलाशय, महाराणा प्रताप सागर जलाशय बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये सवाल परीक्षा में आता है, वैसे पहले भी आ चुका है, तो बहुत कंफ्यूज करता है ये सवाल, क्योंकि जो महाराणा प्रताप जलाशय है या महाराणा प्रताप सागर जो झील है, वो ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और उसके बाद से ये राजस्थान में जाती है। तो राजस्थान में इस पर 2 बांध बनाए गए हैं, राजस्थान में इस पर 2 बांध बनाए गए हैं। जो उत्तर में है उसको कहा जाता है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और जो नीचे है उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है ये कहाँ है, राजस्थान में है। किस नदी पर, चंबल नदी पर। इन दोनों बांधों से, अच्छा एक बांध इसका मध्य प्रदेश में भी है, इसका नाम है गांधी सागर बांध, उसका नाम है गांधी सागर बांध। तो इस तीनों बांधों से इसका जो पिछला हिस्सा होगा वहाँ पे एक जलाशय का निर्माण भी होता है, झील का निर्माण भी होता है, कृत्रिम झील का भी निर्माण होता है, और उनका जो नाम है वो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अर्थात जवाहर सागर बांध से उसका जो झील बनता है, अर्थात जलाशय बनता है, उसका नाम है जवाहर सागर झील, राजस्थान में। जवाहर सागर झील राजस्थान में है, किस नदी पर, चंबल नदी पर। इसके अलावा राणा प्रताप सागर झील, राणा प्रताप सागर झील चंबल नदी राजस्थान। इसके अलावा महात्मा गांधी या गांधी सागर झील चंबल नदी मध्य प्रदेश, चंबल नदी मध्य प्रदेश। तो ये 3 झील बनते हैं। ये ज़्यादा फेमस है क्योंकि चंबल नदी है राजस्थान, तो इस वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन यह जो सवाल पूछा गया है वह है कि महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसे और किस नाम से जाना जाता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है। ब्यास जो नदी है ना, ये सतलज की सहायक नदी है और ये कपूरथला में आकर के, पंजाब के कपूरथला में सतलज से मिलती है। इसी सतलज पर हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है पोंग बांध, उस बांध का नाम है पोंग बांध, और इसी पोंग बांध का नाम है महाराणा प्रताप सागर बांध, ठीक है ना। इसी पोंग बांध का नाम है महाराणा प्रताप सागर बांध। तो सही आंसर होगा पोंग बांध, ठीक है ना। ये रहे 23 सवाल। आज के प्रैक्टिस क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को संकलित किया है और उसे विस्तृत तरीके से समझाया है ताकि उससे बनने वाले जो अन्य सवाल हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को प्रैक्टिस क्लास कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपका कमेंट, जो भी आप अपनी राय हमें देते हैं, वो हमें प्रेरणा देता है आगे काम करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहें, तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।